पश्चिम बंगाल से हूँ। पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश सचिव। मेरा घर डायमंड हार्बर विधानसभा का सड़ीसा ग्राम नवासन में है। आप बंगाल से आए हैं और बंगाल लगातार अभी खबर में हम लोग भी लगातार सुन रहे हैं। बंगाल में जो स्थितियां हैं वो अभी किस तरह की स्थितियां हैं? देखिए, अभी बंगाल में बहुत भयावह परिस्थिति है। शायद, मुझे तो अपना आँख से मैं देखा नहीं हूँ कश्मीर पंडितों को कश्मीर से कैसे भगाया गया था, मगर मैं आज जो अनुभव कर रहा हूँ, जो शायद कश्मीर पंडितों के से भी ज्यादा मुसीबत में आज बंगाल का हिंदुओं लोग है। मतलब वहाँ क्या ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में ठीक ठीक खबर नहीं आ पा रही है कि बंगाल में चल क्या रहा है। देखिए, हम लोग सब जानते हैं मीडिया मतलब एक डेमोक्रेसी का 3 नंबर पिलर होता है। आज मीडिया तक वहां पहुंच नहीं पा रहा है, जिस कारण से दिल्ली या भारत में कहीं भी हमारा आवाज नहीं जा पा रहा है। हर आवाज को उस गांव तक दबाया जा रहा है। वहां पर गांव में अत्याचार, लूटमाट, आगजनी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं है जो जैसे अत्याचार किया जाए। तो मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है वहाँ बंगाल में? ऐसा क्या मीडिया डर है, खौफ है? मीडिया वहां पर इतना ही खौफ पैदा किया गया है, जो कोई भी मीडिया वहां पर घुस नहीं पा रहा है। ऐसा बहुत मीडिया घुसने गया था, उसे भी मार के भगा दिया गया है। और मीडिया पे भी हमला हुआ हुआ। मीडिया के ऊपर भी हमला हुआ है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप बंगाल से आए हैं, वहाँ की स्थिति को अगर जो लोग भी देख रहे हैं, आपको जो सुन रहे हैं, उनको अगर आप बता पाए वहाँ की स्थिति के बारे में, सही सही चित्रण कर पाए कि वो उस दर्द को महसूस कर पाए। देखिए, हम तो पहले भारत का हर नागरिक से ये प्रश्न करना चाहूंगा, जो बंगाल में विरोधी दल करना क्या गुनाह है? मतलब बंगाल में विपक्ष की राजनीति की बात विपक्ष करें। की राजनीति करना क्या गुनाह है? 5 साल से विरोधी दलों का, भाजपा का कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, घर से भगाया जा रहा है। बहुत कार्यकर्ता को कम से कम 2 तारीख से पहले कम से कम 170 से 72 कार्यकर्ता को मारा गया इलेक्शन से पहले। बंगाल में 5 साल से ये डर का वातावरण तैयार किया गया। तब भी भाजपा कार्यकर्ता ने मन में ठान लिया था, जो बंगाल को बचाने के लिए इस बार भाजपा को जिताना है, इसलिए लड़ाई किया था। उस लड़ाई का सैनिक हम भी थे। मेरे साथ जो जो घटना हुआ है, तो मैं इसी से अनुभव कर सकता हूं। मैं एक पदाधिकारी होके भी मेरे साथ जैसा जैसा घटना घटा है, पहले तो 2 तारीख रिजल्ट के बाद मेरे कार के ऊपर हमला किया गया, आपकी कार पे मुझे मारा गया, मेरा कार तोड़ा गया। ये सब टीएमसी के लोग कर रहे थे। इसी के लोग कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं वहां से निकल गया जान बचा के। उसके बाद मेरे घर के ऊपर हमला किया गया, मेरा घर में तोड़फाड़ किया गया, लूटपाट किया गया, बहुत अत्याचार किया गया। उसके बाद फिर मेरे ऊपर रास्ता में कलकत्ता में हमला किया गया, जो मुझे जान से मार देगा। मैं जानलेवा हमला था। जानलेवा हमला। और 2 तारीख से मेरे पास कम से कम हजारों के तादाद में फोन आने लगा, जो भाई साहब मुझे यहाँ मार रहा है, भाई साहब मुझे यहाँ मेरा घर लूटा जा रहा है, मेरा घर में आग लगाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता फोन बीजेपी कार्यकर्ताओं का। ये किस किस एरिया से फोन आ रहे थे अधिकतर आपके पास? ये कैनिंग, समुद्र, जी प्लॉट, बीरभूम, नदिया, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर,
हुगली, सब जगह से लोग फोन कर सब रहे थे। जगह से लोग फोन करना शुरू कर दिया, हावड़ा। तो इस परिस्थिति में मेरा ना माथा भी काम कर रहा था, ना मैं खुद सोच भी पा रहा था जो मैं क्या करूं, तो क्या करूं। बहुत लाचार महसूस हो रहा था मुझे। उसके बाद फिर मैं जब सुबह निकला, मेरे ऊपर फिर हमला हो गया। तो मुझे पता चला, मैं अगले दिन रात को ही कोई महिला कार्यकर्ता, जिसे मैं बहन बोला था, जिसे मैं उस बहन को पार्टी में ज्वाइन करवाया था, उसके ऊपर अत्याचार किया गया, शारीरिक अत्याचार किया गया। तो मैंने उस टाइम बहुत बहुत लाचार महसूस करते हुए रोते रोते मोदी जी को वीडियो ट्वीट किया, जो आप बंगाल को बचाइए, बंगाल का महिलाओं को बचाइए, बंगाल का हिंदुओं को बचाइए। ये क्या 2 तारीख की 3 तारीख की बात ये है? 3 तारीख मैंने रात को किया था। रात को किया जी। जो वीडियो आपको भी, आप लोग सबको भी पता होगा, पूरा देश में वायरल हुआ था। तो उसके बाद जब मैं 4 तारीख सुबह निकला, चारों तरफ से मेरे ऊपर हमला होने लगा। चारों तरफ से मुझे फोन आने लगा, धमकी आने लगा, मर्डर का धमकी आने लगा। कोई मुझे, मेरा जो शुभाकांक्षी है, उसने कहा भाई साहब आप यहाँ से निकल जाइए, आपका मर्डर हो जाएगा। आपने एक वीडियो किया था, उसका पूरा वायरल हो गया। तो ऐसे ही तो उस टाइम मैंने कोई तरीके से अपना जान बचा के ट्रेन पकड़ के कहीं जाने का सोचा भी नहीं। मेरा ना उस टाइम, मैं घर से जब भागा एक कपड़ा में, ना ज्यादा पैसा ला पाया, ना कुछ। आपको लगा कि आपकी हत्या हो जाएगी? जब मेरा हत्या हो जाएगा, मेरा बचना मुमकिन है, नामुमकिन है। नामुमकिन है जी। कोई आशा नहीं देख रहा था जो मैं जिंदा अब रह सकता हूँ। जो मैं जब भी आंख बंद कर रहा हूँ, जो मेरा एक बुरा सपना आ रहा है, जो बंगाल का परिस्थिति, और मेरे आंख में पूरा भस रहा था, और मुझे इतना ही फील हो रहा था जो अब मैं मर जाऊंगा। बंगाल का आवाज उठाने के लिए मैंने बहुत सारा मीडिया को फोन किया, पुलिस को फोन किया, किसी ने कोई मदद भी नहीं किया। उसके बाद मैं कोई तरीके से दिल्ली की तरफ भाग आया, और मेरा आवाज, मैं तो सोच ही लिया, जो मैं तो अब बंगाल जाऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा, तो मेरा तो जीना बहुत मुश्किल है। तो जीना जब मुश्किल हो ही गया है, तो लड़के ही मुझे जीना है। तो मैं लड़ाई शुरू किया। मैंने मीडिया में बोला बंगाल का हकीकत को, मैंने सबको ट्वीट किया, चिट्ठी किया, एससी कमीशन में चिट्ठी किया, नेशनल ह्यूमन राइट्स में चिट्ठी किया, हमारे बंगाल का सीएम को चिट्ठी किया, बंगाल का राज्यपाल जी को चिट्ठी किया। आपके लिए प्रवीण प्रकाश उपाध्याय जी ने लिखा है, वी आर विथ यू भाई। अपने ट्विटर हैंडल भी बता दीजिए, जिससे अगर कोई जुड़ना चाहे आपके साथ ट्विटर पे तो वो जुड़ मेरा जाए। भास्कर मंडल से ही मेरा ट्विटर हैंडल है, @भास्कर मंडल, @2 भास्कर मंडल। टू न्यूमेरिकल है, 2 TWO और न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 2। ओके जी। तो इस परिस्थिति में मैं अपना आवाज केंद्र सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा, जो बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए, और बंगाल का जो परिस्थिति है उसको ठीक किया जाए। और जो लोग आज डर से, जान बचाने का डर से घर से बाहर चले गए, आसाम, बिहार, उड़ीसा, सबका रिपोर्ट लेके सबको घर पहुंचाया जाए, क्योंकि अपना घर अपना मंदिर जैसा होता है। जो लोग का नुकसान हुआ है, जो लोग का घर जलाया गया है, आज जो लोग के पास एक गिलास तक नहीं बचा पानी पीने के लिए, सरकार वो लोग को मदद करे। और मैं सबको साथ साथ मदद
ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल में इस हिंसा में दलितों का बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, जो सरकार में SC ST कमीशनों का बहुत सुविधा है, उस सुविधाओं से बंगाल दलित जो लोग पीड़ित है इस राजनीतिक हिंसा में, सबको सुविधा दिया जाए, सबका फिर से घर पुनर्निर्माण किया जाए और फिर वो लोग अपना जीवन यापन कर पाए। वो लोग को सरकार जरूर हेल्प करे, नहीं तो वो लोग का जीना बहुत मुश्किल है। दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी संस्थाएं दलितों के पक्ष में बात करती हैं, क्या वो लोग खड़ी नहीं हो रही देखिए, उनके अभी तक तो मैं बहुत सारा न्यूज में, पोर्टल में, प्रिंट मीडिया में मैंने आज बंगाल में दलित कम से कम 2 लाख दलित, 2 लाख से भी ज्यादा दलित घर से बेघर हो गया है। कोई भी मोमबत्ती गैंग, कोई भी अवार्ड वापसी गैंग अभी तक नहीं उतरा। 2 लाख दलित 2 बेघर लाख हुए। दलित, कम से कम 1000 से भी ज्यादा दलित बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ है। कम से कम 2 तारीख रिजल्ट के बाद से अभी तक 26 दलित भाई को मर्डर किया गया है, और मैं भी खुद एक दलित हूं। आज मुझे सुनने में आया, जो हमारे जिला स्तर का जो सब तृणमूली लीडर है, युवा तृणमूल युवा मोर्चा का लीडर है, वो लोग मेरा सिर का दाम 10 लाख, मेरे बाकी इस 10 लाख इनाम दे दिया है, मेरा सर का दाम। जो इसे जिंदा या मुर्दा लाओगे तो 10 लाख इनाम मिलेगा। इसका सबूत तो मेरे पास नहीं है, मगर मुझे जो लोग पसंद करता है, जो लोग को मैं इतना दिन हेल्प किया हूं, उसका सुख दुख में मैं खड़ा हुआ हूं, जो मैं कम से कम बच जाऊं जान से, इसलिए वो लोग मुझे खबर दे रहा, भाई साहब आप मत आइए कलकत्ता या बंगाल में, आपको कोई भी तरीके से मार दे सकता है। कहीं भी बंगाल में आपको मारने का रेड अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर तृणमूली नेता लोग ने 10 लाख रुपया आपका सर का दाम दे दिया है। तो इसका सबूत मेरे पास नहीं है, मैं इसका सबूत भी नहीं दे पाऊंगा। मगर जब मैं ये बात सुना, मेरा रात का नींद चला गया। जो आज मैं भाजपा करना क्या इतना गुनाह हो गया, जो मैं ना कोई टेररिस्ट हूं, ना मैं कोई बड़ा घोटालाबाज हूं, ना मैं कोई बड़ा क्रिमिनल हूं, तो मेरे सर के दाम 10 लाख दिया जा रहा है। तो ये सुन के मुझे तो बहुत बहुत चिंता हो रहा है, जो आज बंगाल का डेमोक्रेसी किस हालत में है। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं और हम फिर आपके साथ आगे भी जुड़ेंगे। और सच में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बात लोगों तक पहुंचे और बार बार इस बात को कहे जाने की ज़रूरत है। अभी विभू क्वात्रा ने आपके लिए टेक केयर लिखा है, और प्रवीण प्रकाश उपाध्याय जी लिखते हैं, वी रेज दिस कंसर्न टू मोनिका अरोरा जी yesterday. On daily basis we are discussing your issue in our शाखा, kindly do let us know how we can help. आप बताइए कैसे ये आपकी मदद कर सकते हैं। प्रवीण प्रकाश उपाध्याय। देखिए, मैं तो पहले इनको, सिर्फ इनको नहीं, जो आपका चैनल का माध्यम से हमारा आवाज सुन रहा है, मैं सबको ही कहना चाहता हूं, आज बंगाल से दिल्ली NCR के तरफ जो लोग पलायन करके आए हुए हैं हमारे तरह, जिससे आप लोग का संपर्क हो पा रहा है, आप लोग सबको मदद कीजिए, जो कम से कम वो लोग अभी कहीं रह के 2 टाइम का भोजन करके जिंदा रह सके। और सिर्फ यहाँ नहीं, भारत का कहीं भी ऐसे बंगाली जो लोग आज 2 तारीख के रिजल्ट के बाद, जो बंगाली हिंदू भाई जान का डर से पलायन कर चुके हैं, उन लोग को आप लोग किसी से भी कहीं भी मुलाकात हो जाए तो जरूर हेल्प कीजिएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी की भी समस्या हो गई? बहुत बहुत, मैं सबसे बड़ी दुखित बात यही हूँ। मैं तो किसी को दोस्त नहीं ठहरा सकता हूँ, और दोषी ठहराना भी सही नहीं होगा। कोई ऐसा भी अभी हालत है बंगाल में, हमारे जो 77 विधायक जीते हैं, वो लोग खुद सेफ नहीं है, उनका भी घर तोड़ा जा रहा है, आगजनी किया जा रहा है, तो वो लोग कार्यकर्ता को कैसे हेल्प करेंगे?
तो ये कार्यकर्ता लोग बहुत अपसेट हैं। इन लोग को कम से कम अभी 2 वक्त का रोटी मिल जाए और ठीक से ये लोग का दिन गुजारा हो जाए। उसके बाद मैं आपका ये चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो बंगाल में हिंदू और हिंदू दलित भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, मैं जब तक जिंदा हूँ ये लड़ाई मैं करूँगा। वास्तव में हम सब आपके आभारी हैं, आप इतनी मजबूती से अपनी बात और इस रख रहे लड़ाई हैं। को मैं और मेरा बड़े भाई साहब अरुण मुखर्जी जी है, जो आपसे पहले बात किए, जी जब तक हम लोग जिंदा हैं ये आंदोलन करना है। बंगाल और बंगाली हिंदुओं को बचाना है। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा, आप लोग हम लोग को साथ दीजिएगा। धन्यवाद, आप जितनी मजबूती से इस बात को रख पा रहे हैं, सच में हम सब आपके आभारी हैं। आप इस लड़ाई में अपने आप को अकेला मत समझिए, हम सब आपके साथ हैं।